मुझे पता है तुम लोग क्या बोलने वाले हो। मैं खुद ही बोलने वाला हूं। जब देखा कि टाइमलाइन इतने समय से अपलोड नहीं करी है और लास्ट अपलोड 7 महीने निकल चुके हैं, तो मैंने सोचा यार कर तो देते हैं। लेकिन पता है, सच बताऊं, जब इसका पहला पार्ट अपलोड किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग को इतना पसंद आएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आगे के पार्ट्स की स्क्रिप्टिंग अभी नहीं करते। बट देन जब मैं इसकी स्क्रिप्टिंग करने बैठता हूँ तो मुझे कुछ हफ्ते इसकी स्क्रिप्ट बनाने में निकल जाते हैं, फिर इसको शूट करने में और इसको एडिट करने में तो कम से कम 20 दिन का टाइम चाहिए होता है, अगर आपको पूरी प्रॉपर 4K क्वालिटी वगैरह के साथ चाहिए। तो इसीलिए थोड़े से डिलेज एक्सपेक्टेड है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूं, मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी। तो दिस गोज विदाउट सेइंग कि अगर आपको ये वाला पार्ट देखना है तो आपको पिछले पार्ट देख लेने चाहिए, सो दैट आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे और चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइंड फील हो। तो हमने पार्ट 2 एंड किया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 के साथ में, जिसके एंड में हम लोग देखते हैं कि ग्रूट अब मर चुका है, लेकिन उसकी जगह एक छोटे से गमले में एक छोटा सा नाचने वाला ग्रूट आ गया है। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने एक्शंस के कारण फेमस हो रहे हैं। तो आयशा, जो कि सोवरेन की तरफ से, उनको इन्वाइट करती है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। ये मॉन्स्टर बेसिकली इनके प्लैनेट के पावर सोर्स जो कि एनालैक्स बैटरीज थी उनको खा रहा था। इसको हराने के बाद गार्डियंस आगे बढ़ते ही हैं कि इनको पता चलता है कि रॉकेट ने वही सेम सोवरेन वाली एनालैक्स बैटरीज अपने पास रख ली हैं, मतलब चोरी कर ली कुल मिला के। और थोड़ी आगे बढ़ते ही योंडू भी इनके पीछे लग जाता है। अब योंडू ने पीटर को उसके बायोलॉजिकल फादर के कहने पर बचपन में अर्थ से उठा लिया था और हमको ये पता चलता है कि उसके पिताजी और कोई नहीं बल्कि ईगो द लिविंग प्लैनेट है, जो स्टार लॉर्ड के पास पहले पहुंच जाते हैं, उसको अपने प्लैनेट पे लेके जाते हैं। यहाँ पर पीटर और रॉकेट के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है एंड यू सी इस प्रॉब्लम को भले रॉकेट जैसा बड़ा टेक एंथुसियास्ट सॉल्व ना कर पाए, लेकिन तुम्हारे टेक और बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक कॉमन सोल्यूशन है ओडू, जो अभी तक कई सारे बड़े या छोटे बिजनेसेस को कामयाब कर रहे हैं एंड इनके 45 प्लस एप्स किसी भी बिजनेस को हैंडल करना बहुत इजी कर देते हैं, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। लेकिन तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी गुड न्यूज है, ओडू कम्युनिटी डेज जो अभी 13 एंड 14 अगस्त को होने वाला इंडिया का सबसे बड़ा टेक एंड बिजनेस इवेंट होगा, वो भी कंप्लीटली फ्री। यहाँ तुम अपने ही जैसे 20,000 से भी ज्यादा बिजनेस ओनर्स, एक्सपर्ट्स, फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। 200 से भी ज्यादा टॉक सेशंस एंड लाइव डेमोस होंगे जहां इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे। फिर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड गेस्ट सेशंस भी होंगे जहां तुम अपने बिजनेस या टेक रिलेटेड क्वेश्चंस वन ऑन वन डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो। और एंड में कॉन्सर्ट एंड आफ्टर पार्टी भी होगी। तो नेटवर्किंग करना, कनेक्शंस बनाना, इनसाइटफुल लर्निंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड अ लॉट ऑफ फन। ये इवेंट गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 13 एंड 14 अगस्त को होगा, जिसके लिए मैं भी काफी एक्साइटेड हूं। तो रजिस्टर करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अगर तुम बिजनेस कर रहे हो या करने का प्लान है तो इस इवेंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। गमोरा और नेबुला पहले लड़ते हैं, फिर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। पीटर को पता चलता है कि उसके पिताजी वैसे तो बातें बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, लेकिन निकले पिछवाड़े के छेद। तो फिर वो उनसे फाइट करते हैं और फिर पूरा का पूरा ईगो उड़ा करके ये लोग बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस में मजा बहुत आता है, लेकिन सैडली योंडू की यहीं पर डेथ हो जाती है। और अंत भला तो सब भला, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन इसके एंड में हमको बता देते कि वो जो सोवरेन वाली आयशा थी ना, उसकी एनालैक्स बैटरी चोरी को बहुत अच्छे से नहीं लेती और अपने कुकून में उसने कुछ उगाना शुरू कर दिया है। I think I should call him Adam. इधर 2014 में डॉनी ब्लेज जो है वो मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और एक वर्बल प्लेज लेते हैं कि वो हमेशा मिस्टिक आर्ट्स के सर्वेंट बन के रहेंगे। एंड इसी टाइम पे थॉर म्योनिर से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर हमेशा जेन को प्रोटेक्ट करना होगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ये चीज आगे जाकर इंपॉर्टेंट होती है। And love that deep has a way of becoming magical. लेकिन इसी सेम साल कांधार में फ्रैंक कैसल, जो कि अपनी स्क्वाड के साथ घूम रहा था, उसको एम्बुश कर देता है और वो पूरी तरह से पागल होकर कई सारे लोगों को मार देता है, जिस वजह से उसको प्रोजेक्ट सेरेब्रस से ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसके कुछ ही समय बाद जोनाथन पैंगबॉर्न को हॉस्पिटलाइज करते हैं, बट ही रियलाइजेस कि ये हॉस्पिटल वालों के पास उसकी डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वेड, जो कि एक मर्सिनरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो मिलता है वेनेसा को। दोनों के बीच में एक रोमांचक रोमांस एस्टैब्लिश होता है, लेकिन तभी वेड का डायग्नोसिस आता है और उसको पता चलता है कि उसे कैंसर है। इसका क्योर ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट अंडरगो करता है। शक्ल, सूरत सब कुछ खराब हो जाती है और ये सारी की सारी चीजों का ब्लेम डालता है एजैक्स नाम के शख्स के ऊपर, जिसको ढूंढने अभी निकल पड़ा है। अब हम आ चुके हैं 2015 में और इसका मतलब ये है कि डेयरडेविल सीजन 1 के जितने भी इवेंट्स हैं वो इसी साल हो रहे हैं। जैसे कि मैट और फॉगी, जो अच्छे दोस्त हैं, ये डिसाइड करते हैं नेल्सन एंड मर्डॉक एस्टैब्लिश करने का, उसको स्टार्ट करने का। प्लस मैट केरन को प्रोटेक्ट करता है और बन जाता है डेविल ऑफ हेल्स किचन। वो एक रशियन बच्चे को बचाने के चक्कर में एक हॉल में फाइट करता है, जहां पर उसको काफी बुरी तरह से चोट लग जाती है और तब मिलती है उसको क्लियर टेम्पल, जो कि है नाइट नर्स। फिर जॉन हेली वाला पूरा केस चलता है, जिसके एंड में मैट को विल्सन फिस्क का नाम पता चलता है, जिसके कारण जॉन ने अपने आप को कर लिया।
नाउ एंट्री होती है एनाटोली और व्लादिमीर की, जो विल्सन फिस्क के मदद मांगने जाते हैं ताकि वो डेयरडेविल को हरा सके। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बस आप इतना समझ लो कि विल्सन फिस्क अपनी डेट वेनेसा के सामने काफी एम्बैरेस फील करता है और इस वजह से वो एक भाई जो एनाटोली होता है उसके मुंह पे अपनी गाड़ी का दरवाजा बार बार बंद करके उसकी जिंदगी भी बंद कर देता है। लेकिन कैच ये है कि इस मौत का इल्जाम लग जाता है डेयरडेविल पे, जिस वजह से इनका एक जो भाई है वो डेयरडेविल को हंट करने निकल पड़ता है। अब डेयरडेविल व्लादिमीर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, एक्शन होता है, कुछ बम फटते हैं और डेयरडेविल डिसाइड करता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो विल्सन फिस्क के पास जाए। लेकिन फिर एंट्री होती है स्टिक की। ये वही शख्स है जिसने मैट को बचपन में ट्रेन किया था। तो स्टिक इज बैक। ये मैट को ब्लैक स्काई नाम के एक वेपन के बारे में बताता है, जो एक बच्चा निकलता है जिसको मैट बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन मैट स्टिक को अच्छे से रगड़ने के बाद अपने घर से भगा देता है और विल्सन फिस्क को भी पूरी तरह से ट्रैप करने के बाद जेल भिजवा ही रहा होता है कि वो भागने की कोशिश करता है। तो मैट अपने नए सूट पे एंट्री मारता है और विल्सन फिस्क को छकाछक एक गली के अंदर खत्म। लेकिन इसी साल एवेंजर्स का एक काफी डिफरेंट मिशन चल रहा था। होता क्या है कि ब्लैक विडो मतलब हमारी नताशा जो है वो अफ्रीका के सूडान में हाइड्रा का एक बेस ढूंढ निकालती है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अपने साथी एवेंजर्स को बुलाती है। और इसी के तुरंत बाद एवेंजर्स जो टीम अप कर चुके थे वो पहुंच जाते हैं सोकोविया, बैरन वॉन स्ट्रकर और हाइड्रा के एक बेस पर अटैक करने के लिए। एंड यहां से शुरुआत होती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की। यहां पर इनको पिएट्रो एंड वांडा मिलते हैं, जिनके खुद के पास अब सुपर पावर्स आ चुकी हैं बिकॉज बैरन वॉन स्ट्रकर ने माइंड स्टोन का इस्तेमाल करके इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जो उसे मिलता है लोकी के सेप्टर से। तो वांडा टोनी स्टार्क का माइंड कंट्रोल करके उसको एक अपोकलिप्टिक विजन दिखाती है जहां पर एवेंजर्स और हर कोई मर चुका, और यहां से टोनी स्टार्क को वो ग्रेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगती है जो अपने साथ एंड गेम तक कैरी करेगा। और इसी चक्कर में टोनी क्या करता है कि उस सेप्टर में जो उसको एआई दिखाई पड़ता है उसका इस्तेमाल करके वो अपने अल्ट्रॉन प्रोग्राम को कंप्लीट करने की सोचता है। अल्ट्रॉन क्रिएट तो हो जाता है लेकिन एक एआई होने के नाते वो सेंटिएंट हो जाता है और उसको लगता है कि अगर इस दुनिया को बचाना है तो पहले साफ करना पड़ेगा। वो एवेंजर्स पे अटैक करता है। फिर उसे रोकने के लिए ये लोग आगे साउथ अफ्रीका में जाते हैं उलिसिस क्लॉ के पास, जहां पर इनको अल्ट्रॉन तो मिलता है लेकिन वांडा हल्क को क्रेजी कर देती है। हल्क पूरे शहर में तबाही मचाता फिरता है। टोनी स्टार्क अपने हल्क बस्टर का इस्तेमाल करके जैसे तैसे हल्क को रोक पाता है, लेकिन यहां पर वो भी ट्रॉमेटाइज हो गया। I'm sorry. अब एवेंजर्स जो अपनी कहीं पर भी शक्ल नहीं दिखा सकते वो छुपते हैं हॉकाई के घर में, जिसकी बीवी और बच्चे भी हैं। लेकिन अल्ट्रॉन अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, जिसमें उसे एक नई बॉडी मिलती है जिसके माथे पर माइंड स्टोन है, और उसको लेकर जा ही रहा था कि एवेंजर्स उस पर पहले ही अटैक करके उस बॉडी को अपने पास ले लेते हैं। ये लोग डिसाइड कर ही रहे होते हैं और आपस में बहसबाजी शुरू हो जाती है कि आखिरकार इस बॉडी के साथ क्या करना है। कोई कहता है तबाह कर दो, कोई कहता है यूज कर लो। तभी थॉर की एंट्री होती है जो अपने म्योनर से थंडर को समन करता है और उस बॉडी को अलाइव कर देता है, जो बनता है विजन। अब ये सब लोग एवेंजर्स को असेंबल करते हैं और पहुंच जाते हैं सोकोविया, जिसके कैपिटल नोविग्राड में अल्ट्रॉन अपने प्लान को अंजाम दे रहा था। उसने सोचा कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो पाएगी, और इसी वजह से वो पूरी की पूरी सिटी को आसमान में उठाकर भाई नीचे फेंक देता है। इस पूरे प्रोसेस में पिएट्रो की मौत हो जाती है, जिससे मोटिवेट होकर वांडा अल्ट्रॉन का दिल बाहर निकालती है और उसको खत्म कर देती है। टोनी और थॉर मिलकर जो वो पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर रहा होता है उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ताकि डेथ टोल को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। और अल्ट्रॉन मरते मरते विजन के सामने जाकर वही इनफेमस डायलॉग बोलता है जो अभी तक मार्वल में गूंज रहा है। खैर ये जो पूरा इवेंट हुआ है इसके काफी बड़े बड़े रिपरकशंस होंगे जो एवेंजर्स बहुत लंबे टाइम तक आगे जाकर भी भुगतते रहेंगे, जिसमें से सबसे पहला है कि ज़ीमो जो अपने परिवार को इस इवेंट में खो चुका है वो एवेंजर्स से बदला लेने की कसम खाता है, और अब जो बचा कुचा सोकोविया है उसको भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अंदर मिला लिया। इधर दूसरी तरफ सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करने के लिए CIA वाले डॉक्टर विल्फ्रेड नाइजेल को आइजिया ब्रैडली का ब्लड देती है। लेकिन इसी टाइम पर एवेंजर्स ने अपना पुराना टॉवर जो है वो किसी को बेच दिया, किसको अभी तक ये बताया नहीं गया, लेकिन वो मूव कर चुके हैं एक नई अपस्टेट फैसिलिटी में जहां पर हल्क के कोई अते पते नहीं है। थॉर गया है कंचों के साथ खेलने, मतलब उनके बारे में और डिस्कवर करने के लिए, और टोनी तीसरी बार रिटायर होता है। तो बच्चे कैप्टन अमेरिका जो वहां मौजूद नए एवेंजर्स को ट्रेन करने का काम शुरू करते हैं। Avengers! इधर जॉनथन पैंगबॉर्न जो अपनी बैक इंजरी से काफी ज्यादा परेशान थे और उसको कहीं पर भी क्योर नहीं मिल रहा था, वो पहुंच जाते हैं नेपाल में कमरताज जो इनको ठीक करने का काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ अपस्टेट फैसिलिटी में वांडा ग्रीफ में सिटकॉम देख रही है। विजन उसके साथ में आता है, उसको ज्वाइन करता है, दोनों की आपस में बातचीत होती है और वहीं पर विजन का आइकॉनिक डायलॉग भी निकल के आता है। But what is grief?
if not love, persevering. इधर हैंक पिम की कंपनी का सीईओ डैरेन क्रॉस जो है वो पिम पार्टिकल्स को बेचना चाहता है, जिसको खरीदने के लिए आया हुआ है शील्ड का हेड ऑफ डिफेंस, जो कि एक्चुअली हाइड्रा से है। और बस यहीं से शुरू होते हैं एंटमैन 1 के इवेंट्स। स्कॉट लैंग एक जेल से बाहर निकलता है, उसको लुई एक जॉब के बारे में बताता है जो एक्चुअली में हैंक पिम ने दिया था, जो उसे अपने ही घर में चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। फिर जब उसकी बेटी होप उसको पकड़वा देती है तो जेल में हैंक उसे एंटमैन का सूट देता है और कहता है कि तुम ही नए एंटमैन बनोगे। वो उसे अपने सूट के बारे में बताता है। हैंक की बेटी होप भी उसको इस मिशन पे ज्वाइन करती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दे वांट टू टेक डाउन डैरेन क्रॉस। जो काम ये लोग कर भी लेते हैं, बस स्कॉट को ये लगता है कि डैरेन क्रॉस की मृत्यु हो चुकी है, जो कि होती नहीं। वो बस पहुंच जाता है क्वांटम रेल्म में। डे इज सेफ फॉर नाउ। लेकिन स्कॉट सब एटॉमिक जाने पे क्वांटम रेल्म को थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस करता है, तो वो बताता है होप को आकर के शायद उसकी मां जैनेट, जो लोगों को लग रहा था कि मर चुकी है, अभी भी जिंदा हो सकती है। और इसी के चलते ये लोग मिलकर क्वांटम टनल बनाने का काम शुरू करते हैं। इधर ईस्टर्न यूरोप में अल्ट्रॉन तो मर गया, लेकिन हाइड्रा वालों ने उसके छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा सा जायगेंटिक रोबोट बना लिया, जिसका नाम था अल्टिमो। एवेंजर्स पहुंचते हैं और उसको भी हराने का काम करते हैं। लेकिन इसी सेम टाइम पर द एंशिएंट वन से नाराज होकर काइसिलियस, जो उन्हीं का एक फॉलोअर था, वो डिसाइड करता है कि जब ये मेरे परिवार को नहीं बचा पाई, मेरी फैमिली को नहीं बचा पाई, तो मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। उसी काम को अंजाम देने के लिए खुद की एक टीम बनाता है, जो अपना नाम रखते हैं ज़ीलट्स। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेल्स किचन में एक अलग तरीके की आग लग चुकी है, क्योंकि आयरिश माफिया को किसी गैंग ने मिलकर निपटा दिया। और इसी कांड से ग्रोटो नाम का एक बंदा बच के बाहर निकलता है, जो मैट, केरन और फॉगी को बताता है कि ये सारा कांड करने वाला एक्चुअली में किसी गैंग ने नहीं, बल्कि एक आर्मी है। नेल्सन एंड मर्डॉक उस केस को लेते हैं और फिर डीए उसी को इस्तेमाल करती है बेट की तरह, ताकि वो उस बंदे को पकड़ सके जिसने इतने सारे लोगों की जान ली है। और तब एंट्री होती है फ्रैंक फकिंग कैसल की। वो आता है, एक एक करके लोगों को भूनना शुरू कर देता है। डेयरडेविल और फ्रैंक की भी आपस में फाइट होती है। फ्रैंक उसको सिर में गोली मार देता है, बट अपने हेलमेट की वजह से डेयरडेविल सर्वाइव्स। फिर राउंड 2 में डेयरडेविल पनिशर को पकड़ लेता है और मैट उसे पुलिस के हवाले भी कर देता है। लेकिन फिर एंट्री होती है इलेक्ट्रा की, जो कि मैट का अधूरा पुराना प्यार है। इलेक्ट्रा मैट से मदद मांगने आई है और ये साथ मिलकर हैंड का सामना भी करते हैं। लेकिन केरन इस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उन दोनों के बीच में अब चीजें कॉम्प्लिकेट होने लग गई हैं, बिकॉज इलेक्ट्रा उसे मैट के बेडरूम में मिलती है। इधर पनिशर को जेल हो चुकी है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है विल्सन फिस्क से। एक बैडएस एक्शन सीक्वेंस के बाद हमको ये पता चलता है कि विल्सन फिस्क पनिशर को जेल से बाहर निकलवा देता है, ताकि पनिशर जेल से बाहर निकलकर और माफिया का सफाया करे और फिस्क के लिए काम और भी आसान होने लगे। इधर मैट मर्डॉक इज ट्राइंग टू बैलेंस हिज शिट। तब उसको पता चलता है कि हैंड को एक्चुअली में ब्लैक स्काई चाहिए, सीजन 1 का वही वेपन जो पहले एक बच्चा था, अब वो इलेक्ट्रा है। और इसी पूरी बैटल में इलेक्ट्रा की मौत हो जाती है एंड दे ऑल लीव। और दूसरी तरफ फ्रैंक कैसल जेल से बाहर निकला, अपना घर जलाया, और वो भी हवा में गुल। लेकिन हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रा मरी नहीं है। हैंड वालों ने उसको एक मटके के बर्तन में रख दिया है, जो कि उसको अब ब्लैक स्काई में ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन यही 2016 में हम लोग देखते हैं कि काइसिलियस, जो कि एंशिएंट वन की लाइब्रेरी से बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को चोरी कर चुका है, उसमें अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही कॉकी लेकिन ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन, जिसका नाम है स्टीफन स्ट्रेंज, वो एक कार में बैठकर एक पार्टी अटेंड करने जा रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट होता है। जिसमें उसके हाथ सॉर्ट ऑफ इरिवर्सिबली डैमेज हो जाते हैं, और ये डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को एक डिप्रेशन में धकेल देता है। काफी लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद उसे जोनाथन पैंगबॉर्न का पता चलता है, जिसके पास पहुंचकर वो उससे हेल्प मांगता है, तो पैंगबॉर्न उसे कमरताज का पता देता है। एंड डॉक्टर साहब अपने आखिरी बचे हुए पैसों का इस्तेमाल करते हैं नेपाल जाने के लिए। इधर दूसरी तरफ एवेंजर्स ने जो कुछ भी सोकोविया में करा या उसे बचाने की कोशिश करी, उस पे हजारों वॉलंटियर्स और $1 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं। एंड लोगों ने गुस्से में आकर अभी सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं कि क्या एवेंजर्स या उन्हीं के जैसे जो सुपर हीरोज हैं, उनको गवर्न करने के लिए कोई हायर बॉडी की जरूरत भी है या नहीं। और इसी का रिजल्टेंट थंडरबोल्ट रॉस, जो कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन चुके हैं, वो प्रेजेंट करते हैं सोकोविया कॉर्ड्स। इधर दूसरी तरफ पीटर पार्कर नाम का एक स्कूल जाने वाला लड़का अचानक ही मकड़ी के काटने से कुछ स्पाइडर पावर्स को पा लेता है और उन्हीं का इस्तेमाल करता है लोगों की मदद करने के लिए। जैसे वो एक बार स्कूल जाने से पहले एक कार को बस से टकराने से रोकता है और उसका यह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाता है, जिसको टोनी स्टार्क देखता है और इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी सेम टाइम पर वेड विल्सन एजैक्स को ढूंढ निकालता है और उसके कॉन्वॉय पे अटैक कर देता है। इस हाईवे पे चलने वाली ऑसम फाइट सीक्वेंस में वेड विल्सन डेडपूल ऑलमोस्ट एजैक्स को पकड़ ही लेता है, लेकिन तब एंट्री होती है नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड की और हमारे कोलोसस की, जो कि वेड को रोक लेते हैं। Dad? Hi
think we can all agree that shit just went sideways in the most colossal way. एजैक्स भागने में कामयाब हो जाता है। फिर एजैक्स वेनेसा को किडनैप करता है और वेड को कहता है कि आजा भाई मेरे से लड़। डेडपूल पहुंच जाता है कोलोसस नेगासोनिक टीनेज वॉरेड के साथ। एजैक्स से लड़ता है एक शिप पर, उसके बॉडीगार्ड्स को हराता है और वेनेसा के साथ रियूनाइट करने के बाद मूवी वहीं पर खत्म। लेकिन इसी सेम टाइम पर आपको वो न्यू मैक्सिको में थॉर का गिरा हुआ हैमर याद है? तो उससे जो गड्ढा बना था अब लोगों को पता चल चुका है कि ये गड्ढा आखिरकार क्यों बना एंड ये मैक्सिको की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट साइट बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पिम टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा फेलियर एक्सपीरियंस करने के बाद एक बार फिर से रीओपन कर चुकी है, लेकिन यहां पर काफी सारे ले ऑफ्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन फिर कैप्टन अमेरिका, वांडा, सैम विल्सन और इनके एवेंजर्स की टीम पहुंचती है लागोस में, क्योंकि इनको पता चलता है कि हाइड्रा के कुछ लोग पहुंचकर कुछ खुरापात मचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पहुंचते इनकी मुलाकात होती है क्रॉसबोन से, जो कि एक बायो वेपन को चोरी कर रहा था। इसके पकड़े जाने पर वो एक सुसाइड बॉम्ब को डिटोनेट करता है, लेकिन वांडा उसे कंटेन करने की कोशिश में उसको हवा में उड़ाती है, जो कि बिल्डिंग के साइड में जाकर फटता है और इस वजह से उस बिल्डिंग में काम करने वाले वकांडन्स की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आखिरी पैसे खर्च करने के बाद कमरताज पहुंच चुके हैं, जो कि एक डॉग को पैचअप करते हैं। बैरन मॉर्डो से मिलते हैं जो उनकी जान बचाता है और फिर उनको एंशिएंट वन के पास लेके जाता है। डॉक्टर साहब जब एंशिएंट वन के पास पहुंचते तो उनको इनिशियली ऐसा फील होता है कि ये लोग कुछ बहुत ही मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो उनको इंस्टेंटली ठीक कर देगी, लेकिन फिर एंशिएंट वन उनको अपने बारे में बताती है और डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पर स्केप्टिकल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं उठ के जा रहा हूं, लेकिन तभी एंशिएंट वन कहती है Open your eyes. एंड ऐसे में हमें एमसीयू के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक देखने को मिलता है, कुछ ऐसा जो डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये देखने, सुनने और समझने के बाद वो एंशिएंट वन से कहते हैं Teach me. लेकिन एंशिएंट वन जो कि काइसिलियस के बिट्रेयल और डॉक्टर स्ट्रेंज के खुद स्केप्टिसिज्म शो करने की वजह से उसको सिखाना नहीं चाहती थी, वो निकाल देती उनको बाहर। लेकिन डॉक्टर साहब भी मानने वाले नहीं थे, वो 5 घंटे तक बाहर वेट करते हैं और बैरन मॉर्डो की थोड़ी कन्विंसिंग के बाद एंशिएंट वन उनको वापस अंदर ले लेती है। डॉक्टर साहब को एक रूम दिया जाता है और ऐसे उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में क्विंटन बेक टोनी स्टार्क का प्रेजेंटेशन देख रहा था और वो उसी की एक होलोग्राफिक इल्यूजन एमिटिंग टेक्नोलॉजी जो कि काफी एडवांस थी उसका मजाक बना देता है, उसे बार्फ नाम देके। Barf. जब टोनी बैक स्टेज आता है तो उसको मरियम शार्प नाम की एक ग्रीविंग मदर मिलती है जिसके बेटे की अल्ट्रॉन के एडवेंचर्स में मौत हो गई थी और वो टोनी स्टार्क को इसके लिए ब्लेम करती है। वो उसकी छाती पर अपने बेटे का फोटो रख के टोनी को बहुत ही बुरी गिल्ट ट्रिप देके जाती है एंड उसी सेम मोमेंट पे क्विंटन बेक आकर टोनी को कन्फ्रंट करता है फॉर व्हाट ही हैड डन टू हिज टेक। और एक पहले से ही परेशान टोनी को ये सारी चीजें हैंडल नहीं करती थी, प्लस उसे क्विंटन बेक के अनहिंज्ड होने का भी पता था, तो उसको वहीं पर फायर कर देता है। इधर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज कमरताज की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ पढ़ के पगला चुके हैं और जब अपनी किताबें वापस करने जाते हैं तब उनकी मुलाकात वोंग से होती है जो उनको एक लाइब्रेरी का छोटा सा टूर देता है एंड तब डॉक्टर साहब बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को नोटिस करते हैं जो एंशिएंट वन के पर्सनल कलेक्शन में थी, लेकिन वोंग उनसे कहता है दूसरी किताब पढ़। लेकिन इसी कैग्लियोस्ट्रो की किताब के जो चोरी किए हुए पन्ने थे उनका इस्तेमाल करके काइसिलियस डोरमामू को कांटेक्ट करने के लिए एक रिचुअल डिसाइफर करता है और वो और उसके जीलट्स मिलके एक चर्च में जाते हैं, उसके प्रीस्ट को मारते हैं और वहां पर इस रिचुअल को अंजाम देते हैं, जिसके कारण इन सब के फोरहेड्स पे डार्क डिमेंशन और डोरमामू के सिंबल्स बन जाते हैं। लेकिन इनमें से एक बंदा उतना ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है और काइसिलियस उसे वही मार देता है। इधर न्यूयॉर्क में हम 4 सुपर हीरोज के साथ में कैचअप करते हैं। डैनी रैंड और कॉलिन विक जो है वो हैंड को एशिया में चेज कर रहे हैं। ल्यूक केज अभी अभी प्रिजन से छूटा है तो वो टेबलों की मजबूती चेक करने का काम कर रहा है। जेसिका जोन्स एक मिसिंग पर्सन का केस इन्वेस्टिगेट करती है और मैट जो अब डेयरडेविल बनना बंद कर चुका है वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा को मिस करता है और कहीं ना कहीं उसकी मौत के लिए अपने आप को गिल्टी भी मानता है। लेकिन फॉगी से अलग होने के बाद अब वो खुद अकेले लॉ प्रैक्टिस करता है, लोगों की मदद भी। लेकिन तभी न्यूयॉर्क शहर में एक अर्थक्वेक आता है, इन चारों की जिंदगियां हिल जाती हैं और ऐसे शुरुआत होती है डिफेंडर्स के सीजन 1 की। हमें यह पता चलता है कि अलेक्जेंड्रिया नाम की एक लेडी है जो हैंड को लीड कर रही है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जिस वजह से वो जल्दी मरने वाली है। लेकिन फिर यह पता चलता है कि मैट की एक्स लवर इलेक्ट्रा भी जिंदा है। हालांकि वो हैंड ने जो उसको मिट्टी के बर्तन में बंद किया था
तो अब वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी है और बन चुकी है ब्लैक स्काई। आयरन फिस्ट और ल्यूक केज बहुत सारी चीजों पे एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ा थ्रेट है तो वो अपने आप को टीम अप करवा करके उससे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। और ऐसे करके चारों हीरोज एक ही एनिमी के खिलाफ यूनाइट होते हैं, हॉलवे में फाइट करते हैं और एक चाइनीज रेस्टोरेंट जिसके 6 महीने का बिल डैनी रैंड यूं ही पे कर देता है, वहां पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि स्टिक जो अपना एक हाथ काट के अपनी जान बचाकर वहां आया था उनको पूरी कहानी बताता है। उनको बताता है कि हैंड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हर कुछ समय में अपने आप को इमॉर्टल बनाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेती है। और अगर आप लोग टाइमलाइन वाला वीडियो देख रहे होगे तो मैंने पहले भी बताया था कि जो माउंट वेसुवियस पूरा पोम्पे में बर्स्ट हुआ था जहां पर लोकी मौजूद था, उसके बर्स्ट होने के पीछे भी हैंड का ही हाथ था। तो अब ये ऐसा ही सेम कुछ न्यूयॉर्क में भी करने वाले हैं, क्योंकि इनको इनके अंडरग्राउंड में कोई ऐसी चीज प्राप्त हुई है जो सबको इमॉर्टल कर देगी। इधर अलेक्जेंड्रिया इलेक्ट्रा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो इलेक्ट्रा उसी को जान से मार देती है और द हैंड की लीडरशिप अज्यूम कर लेती है कि अब हम ही है सब कुछ। और ऐसे में न्यूयॉर्क के मिडलैंड सर्कल में एक फाइनल बैटल होती है जहां पर डैनी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं वो गेट वेट खोलने के लिए, लेकिन फिर ये सारे डिफेंडर्स आकर उसको बचा लेते हैं और मैट मर्डॉक इलेक्ट्रा से लड़ते लड़ते कहीं नीचे गिरता है एकदम और गिरता ही चला जाता है, पानी वानी में गिरता है। ऐसा लगता है कि मैट मर्डॉक मर चुका है, उसके सिर पे भी कई सारी चीजें आके लड़ती है। लेकिन फिर हमको पता चलता है कि मैट मर्डॉक एक्चुअली में मरा नहीं था, बल्कि वो रेस्ट कर रहा है एक कॉन्वेंट में। केरन और फॉगी मिलकर उसके लिए एक मेमोरियल होल्ड करते हैं। हालांकि केरन को अभी भी लगता है कि मैट जिंदा होगा, लेकिन फॉगी उसको कहता है कि देखो अगर जिंदा होता तो अभी तक आ जाता और काफी दिन निकल चुके हैं। और हालांकि वो दोनों बहुत उदास है, लेकिन पब्लिकली इस बात को रिवील नहीं कर सकते कि मैट मर्डॉक की मौत हो गई है, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि डेयरडेविल और मैट एक साथ मर कैसे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडियन टूम्स अपने वल्चर एक्सोसूट में उड़कर आता है अपनी पूरी फैसिलिटी में कुछ चोरी डकैती करके, और फिनियस मेसन जो उसके साथ काम कर रहा था उसको आइकॉनिक डायलॉग मारता है, Business is good. लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में एक अलग ही कांड हो रहा था। येलेना बेलोवा उकास्ना नाम के एक एजेंट को मारने जाती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब वो उकास्ना को मारती है तो वो उसके ऊपर रेड डस्ट नाम की कोई चीज स्प्रिंकल कर देती है, जिस वजह से येलेना अपनी रेड रूम की ब्रेन वॉशिंग से वॉश हो जाती है और वो रेड डस्ट उठा करके नताशा के पास भेज देती है बुडापेस्ट में। लेकिन वहां से थोड़ी दूर एक अलग कांड चल रहा था, बिकॉज एवेंजर्स के जो सोकोविया में पूरे कांड हुए थे, फिर उसके बाद लागोस में भी अब जो कुछ भी हो चुका है, तो इस वजह से सेक्रेटरी थंडरबोल्ट रॉस सोकोविया अकॉर्ड्स एवेंजर्स के सामने पेश करते हैं, जिनके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया है कि अब कोई भी सुपर हीरो प्राइवेटली ऑपरेट नहीं कर सकता और इन सबको मिलके इन अकॉर्ड्स में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। इनके पास पूरे 3 दिन है सोचने के लिए, अगर ये कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ट्रेटर्स बोल के इनके पीछे पुलिस लगा दी जाएगी। अब इस पूरी चीज पे एवेंजर्स की टीम डिवाइड हो जाती है। टोनी स्टार्क को लगता है कि उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन स्टीव रॉजर्स को लगता है कि अगर ऐसा कर दिया तो एवेंजर्स पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में आ जाएंगे। और इससे पहले कि इनका आर्ग्यूमेंट थोड़ा बहुत भी हीटेड होता है, ये लोग आपस में बात कर पाते, स्टीव रॉजर्स को पता चलता है कि पेगी कार्टर इज नो मोर और वो पहुंच जाता है लंदन उनके फ्यूनरल में, जहां पर उनको मिलती है शारन कार्टर। इधर दूसरी तरफ वियना में अब एवेंजर्स के 3 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर सोकोविया अकॉर्ड साइन करने की बात आ गई थी। वहां पर नताशा पहुंच जाती है और उसकी मुलाकात होती है तचाला से, जो कि वकांडा के किंग तचाका के बेटे हैं, और वो अप्रिशिएट करते हैं कि नताशा आकर के सोकोविया अकॉर्ड साइन कर रही है। लेकिन इस मीटिंग के शुरू होने से पहले ही हेलमेट जीमो एक वैन में रखे हुए बॉम्ब से पूरी की पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसमें किंग तचाका की मृत्यु हो जाती है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बकी उस टाइम पे वियना में होता भी नहीं है, वो होता है बुकारेस्ट में। तो जीमो फेशियल प्रोस्थेटिक्स और विग वगैरह लगा करके बकी ही बन जाता है ताकि वो सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा जाए और पूरी दुनिया को लगे कि ये काम विंटर सोल्जर का है, जिस वजह से इस पूरी बॉम्बिंग का इल्जाम लग जाता है बकी के ऊपर। और यही सेम चीज आंट में बैठ करके न्यूयॉर्क में देख के परेशान हो रही होती है, तभी पीटर वहां से निकलता है अपना मास्क वास्क रख के, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो अथॉरिटीज फाइनली बकी बार्न्स को पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं कि स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन पहले उसके पास पहुंच जाते हैं। बकी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टीव कहता है आई बिलीव यू, लेकिन तभी इनके ऊपर अटैक हो जाता है और वहां पर एक बहुत ही बैड एस चेस सीक्वेंस होती है, जहां पर हमें ब्लैक पैंथर की भी एंट्री देखने को मिलती है, क्योंकि वो कसम खा चुका है अपने पिताजी की मौत का बदला लेने का। अब बकी को अथॉरिटीज ने पकड़ के एक जगह पे बंद कर दिया है और उसको इंटरोगेट करने के लिए जिस बंदे को आना चाहिए था उसकी जगह पहुंच जाते हैं जीमो भाई साहब, जो उस फैसिलिटी में पहुंचकर बकी की पूरी हाइड्रा प्रोग्रामिंग को रिएक्टिवेट कर देते हैं, वही मालगाड़ी बनियान चड्डी जलेबी बोल करके। और फिर बकी खुला छूट जाता है वहां जितने भी लोग हैं उन पर, और ऑलमोस्ट टोनी स्टार्क को जान से मार ही देता है अगर उसके हाथ में वो आर्मर नहीं होता तो। फिर एक बढ़िया एक्शन सीक्वेंस और कैप्टन अमेरिका के बाइसेप फ्लेक्स के बाद
बाद स्टीव रॉजर्स और बकी गिर जाते हैं पानी में, तो हाइड्रा की ब्रेन वॉशिंग एक बार फिर से वॉश हो जाती है। बकी स्टीव और सैम को बताता है कि आखिरकार जीमो का प्लान क्या है, वो साइबेरिया में जाकर के जो कुछ भी करना चाह रहा है वो करेगा। और ऐसे में स्टीव कहते हैं कि ठीक है, हमको अपनी टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी। और इसी वजह से क्लिंट पहुंचता है वांडा को रेस्क्यू करने के लिए विजन से, जो उस समय पे उसको गार्ड सॉर्ट ऑफ कर रहा था। और ये सब लोग एक एयरपोर्ट पे मिलते हैं। यही सेम काम टोनी भी कर रहा था, जो पीटर पार्कर को न्यूयॉर्क से अपने साथ लेके आता है एक इंटर्नशिप बोलकर। पीटर इस पूरी जर्नी को बहुत खुशी खुशी व्लॉग भी करता है और एक नया सूट भी पा लेता है, जिसे देखकर उसे यकीन नहीं होता कि उसे क्या मिल चुका है। एंड बस फिर क्या, जर्मनी के लेप्जिग एयरपोर्ट पे बैटल शुरू होती है, जहां पर अच्छे खासे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। I'm Clint. I don't care. लेकिन इसके एंड में हमारे रोडी को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है जब वो आसमान से गिरता है और वेस्ट डाउन पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। हालांकि स्टीव और बकी वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए जितने भी स्टीव के टीम मेंबर्स थे उनको अरेस्ट करके राफ्ट पे भेज दिया जाता है। लेकिन तभी टोनी को पता चलता है कि उस बंदे की लाश मिल चुकी है जिसकी जान जीमो ने ली थी, और वो सारी फील्डिंग समझ जाता है। और जब टोनी स्टार्क राफ्ट पे पहुंचता है उनको कन्फ्रंट करने के लिए, तो उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि इन लोगों ने हीरोज को प्रिजनर्स से भी बुरी तरह कैद करके रखा हुआ है। वो सैम से पूछता है कि मुझे सच बता दो कि ये लोग कहां पर है, और सैम उसको बताता है कि ठीक है, अगर तुम मदद करने जा रहे हो तो ये लोग साइबेरिया में है, जहां पर 5 सुपर सोल्जर्स होंगे। तो वो थंडरबोल्ट रॉस का गंदा वाला काट कर साइबेरिया की तरफ निकल जाता है, जहां पर स्टीव और बकी से मिलने पे ये लोग जीमो को कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हेलमेट जीमो वांटेड ऑल अलोंग। जीमो अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है जब वो टोनी को ये बताता है कि एक्चुअली में उसके पेरेंट्स की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है विंटर सोल्जर या फिर बकी बार्न्स। और जब टोनी स्टीव से पूछता है कि क्या तुझे इस बारे में पता था, तो स्टीव कहता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता था। और उसके बाद इन तीनों के बीच में एक बेहतरीन सा ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, जो कि मार्वल की सबसे बेस्ट फाइट सीक्वेंसेस में से एक है। लेकिन इसका एंड सबसे सैडेस्ट भी। टोनी स्टीव से उसकी शील्ड वापस मांगता है, वो कहता है वो उसको डिजर्व नहीं करता। स्टीव रॉजर्स अपनी शील्ड को वहीं फेंक देता है, जो उसको बहुत लंबे टाइम तक अब दोबारा नहीं मिलने वाली, इंक्लूडिंग टोनी एज वेल। और बकी एंड स्टीव वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उसी बंकर की छत पे बैठा हुआ जीमो अपने आप को मारने ही वाला था कि तचाला उसको आके रोक लेता है और उससे कहता है The living are not done with you yet. और ये होने के बाद तचाला स्टीव और बकी से मुलाकात करता है। बकी से वो माफी मांगता है कि जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और आई होप कि वो उसकी मदद कर सके। उन दोनों को वकांडा इनवाइट करता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद शूरी उसकी ब्रेन वॉशिंग को परमानेंटली ठीक कर सकती थी। लेकिन उससे पहले तचाला को कुछ चीजें खत्म करनी थी, तो वो हेलमेट जीमो को उठाता है और अथॉरिटीज पे ट्रांसफर कर देता है। स्टीव एंड बकी भी यही सेम चीज कहते हैं कि वो वकांडा आएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले उन्हें भी कुछ चीजें हैं जो खत्म करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि हमेशा टच में रहेंगे, और ये चीज आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ नताशा थंडरबोल्ट रॉस और उनके अथॉरिटीज से अभी भी भाग रही है सोकोविया अकॉर्ड्स के चक्कर में। वो भागती भगाती नॉर्वे के एक सेफ हाउस में पहुंचती है, जहां पर रिक मेसन उसका पुराना स्टफ ऑलरेडी लेके आ चुका है, और उसी में मौजूद है येलेना का भेजा हुआ रेड डस्ट। नताशा उसे खोल के नहीं देखती, और रात में जब वो बाहर निकलती है तो उसके ऊपर टास्क मास्टर नाम का एक बंदा अटैक कर देता है, जो किसी के भी मूव्स को एज इट इज कॉपी कर सकता था। नताशा जैसे तैसे वहां से बच के बाहर निकलती है, और तब उसे पता चलता है कि येलेना ने उसके लिए एक पैकेज भेजा हुआ है। इधर पीटर पार्कर वापस न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। टोनी स्टार्क के साथ मिलकर वो एक एलिबाई वीडियो बनाता है ताकि वो आंट में कोई चीज दिखा सके। और बस क्या, टोनी स्टार्क उसे एक नया सूट और होलोग्राफिक कंप्यूटर के साथ छोड़ देता है अपनी वही पुरानी जिंदगी में। इधर नताशा बुडापेस्ट पहुंच चुकी है, जहां पर उसकी मुलाकात येलेना से होती है। वो दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं करते, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक फाइट होती है। फाइट रुकने के बाद येलेना नताशा से पूछती है कि तू रेड डस्ट लेकर टोनी के पास क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों आ गई। और तब नताशा उसे ये बताती है कि वो लोग अभी फिलहाल स्पीकिंग टर्म्स पे नहीं है। प्लस नताशा को ये चीज नहीं पता थी कि ड्रेकॉव अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने क्लिंट बार्टन के साथ मिलकर बुडापेस्ट में वो पहले बॉम्बिंग वगैरह करी थी, तो उसमें उसकी बेटी और ड्रेकॉव दोनों मारे गए थे। लेकिन इससे पहले ये लोग अपनी बातचीत आगे कंटिन्यू कर पाते, टास्क मास्टर और ब्लैक विडोज वहां पर अटैक कर देते। ये दोनों जैसे तैसे वहां से भाग के निकलती हैं और बुडापेस्ट के उसी वेंटिलेशन शाफ्ट में छुपती हैं जहां पर कई साल पहले ये और क्लिंट बार्टन छुपे थे। इवेंचुअली ये वहां से बाहर निकलती हैं। एलेक्सी जो कि हमारा रेड गार्डियन है उसको जेल से भगाती है, मेलेना से मिलती है, और रेड रूम वाले इनको आकर के कैप्चर कर लेते हैं। They think.
अब यहाँ पर भी एक काफी लंबी चौड़ी सीक्वेंस है जहां पर ड्रेकॉव की मृत्यु हो जाती है, थोड़ी सी इनकी बॉन्डिंग है, फैमिली ड्रामा है, लेकिन एंटोनिया टास्क मास्टर निकलती है। मतलब ड्रेकॉव की वही बेटी जिसकी मौत के लिए नताशा इतने सालों से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती आ रही थी, लेकिन वो एक्चुअली में कभी मरी नहीं। तो रेड रूम भी खत्म, ड्रेकॉव भी खत्म, और ये लोग एंटोनिया टास्क मास्टर को भी उसकी रेड डस्ट के थ्रू ब्रेन वॉशिंग से फ्री कर देते हैं। इधर अपने पिताजी की मौत के बाद तचाला वकांडा आने से पहले नाकिया, जो कि एक वकांडन अंडरकवर स्पाई की तरह काम कर रही है, उसको ओकोई के साथ मिलकर वापस लाने का काम करता है, क्योंकि उसके किंग बनने के लिए जो कोरोनेशन सेरेमनी है वो होने वाली है। वहीं दूसरी जगह किलमॉन्गर नाम का एक बंदा एक म्यूजियम को रॉब करता है जहां पर वाइब्रेनियम वेपन था। इस काम में उसकी मदद करता है उलिसिस क्लॉ, जिसको हमने लास्ट टाइम एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। अल्ट्रॉन ने उस टाइम पर हालांकि इसका हाथ काट दिया था, लेकिन अब इसके पास है एक वाइब्रेनियम आर्म। खैर, तो वकांडा में तचाला की कोरोनेशन सेरेमनी हो रही है, लेकिन तभी जबारी ट्राइब से अंबाकू आकर के उसको चैलेंज करता है। I accept your challenge, Mbaku. Glory to Hanuman. और इन दोनों की फाइट में तचाला उसको फेयर तरीके से हरा तो देता है, लेकिन जान से नहीं मारता। और इस तरह तचाला बनते हमारे वकांडा के नए किंग। लेकिन तब इनको पता चलता है कि उलिसिस क्लॉ, जो कई सालों से वकांडा के रडार पे था, वो फाइनली अब इनको मिल चुका है, और उसी को पकड़ने के लिए ये लोग बुसान जाते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंस, चेस सीक्वेंस, सब कुछ होती है। You show off? लेकिन अल्टीमेटली क्लॉ हाथ लगता है एवरेट रॉस के, जो कि CIA के लिए काम कर रहा था। ये लोग उसको लेके जाते हैं, इंट्रोगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक ब्रेक इन होता है जिसमें किलमॉन्गर आता है और वो उलिसिस क्लॉ को वहां से भगा के ले जाता है, और इस प्रोसेस में एवरेट रॉस की कमर पे चोट लगती है। तो इस वजह से तचाला एवरेट रॉस को वकांडा वापस लेके जाता है, जहां पर शूरी उसको रिपेयर करने का काम करती है, ये बोलते हुए कि वो पहले भी किसी को रिपेयर कर रही थी, विच इज अ रेफरेंस टू बकी बार्न्स। खैर, तचाला क्योंकि एम्प्टी हैंडेड आया और उलिसिस क्लॉ को वापस नहीं लेके आया, तो उसका दोस्त वकाबी का धीरे धीरे भरोसा उस पे से उठने लगता है, क्योंकि उसे क्लॉ से अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेना था। अब किलमॉन्गर ने क्लॉ को बचा तो लिया, लेकिन वो उसे जान से मार देता है और फिर उसकी लाश को वकांडन बॉर्डर्स पे लेके जाता है, ये बोलकर कि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन को लेकर आ चुका है, और अपने होठों का टैटू दिखा करके वो वकांडा के थ्रोन रूम तक भी पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो तचाला को चैलेंज करता है, ये बोलकर कि वो भी तचाला की तरह इस थ्रोन का हकदार है, क्योंकि उसके पिता तचाका के भाई थे। अब तचाला उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और इन दोनों की एक बैटल होती है, जिसमें तचाला उसको ऑलमोस्ट हरा ही देता है, लेकिन अपने खुद की गिल्ट, अपने पिताजी की गिल्ट की वजह से वो उसे मारता नहीं, क्योंकि तचाला को पता चल चुका था कि तचाका ने किलमॉन्गर के पिताजी की जान ली थी, हालांकि अनजाने में ही सही, लेकिन तचाला अपने आप को इस बात के लिए गिल्टी मानता है कि किलमॉन्गर को वो कभी नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, मतलब वकांडन हेरिटेज, और इसी वजह से उसको जान से ना मारते हुए यील्ड करने के लिए बोलता है। किलमॉन्गर फिर से उठता है और फाइनली तचाला को हरा देता है। वो उसको जान से मारने ही वाला था कि तभी जूरी उसके सामने आता है और उसको कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है उसके पिता की मौत के लिए। तो किलमॉन्गर जूरी को भी मारता है और तचाला को उठा करके वाटरफॉल से नीचे फेंक देता है, ताकि सबको लगे कि वो मर गया। लेकिन तचाला मिलता है जबारी ट्राइब को, जो उसको बर्फ में एक कोमाटोस वेजिटेटिव स्टेट में बचा के रख लेते हैं। इधर किलमॉन्गर वकांडा का नया किंग बन चुका है, तो वो हार्ट शेप्ड हब को कंज्यूम करता है, उसे एंसेस्ट्रल प्लेन में एक्सेस मिलता है, जहां पर वो अपने पिताजी से बात करता है और फिर सारी की सारी हार्ट शेप्ड हब को जला देता है। बस नाकिया कुछ थोड़ी बहुत हैंडफुल वहां से चोरी कर लेती है, ताकि वो अंबाकू को जाके दे सके, ताकि वो आए और किलमॉन्गर का सामना करे। लेकिन जबारी के पास पहुंच के उनको पता चलता है कि तचाला अभी भी जिंदा है, तो वो सब हार्ट शेप्ड हब तचाला को पिलाते हैं, जो एक बार फिर से वापस आता है। वो किलमॉन्गर से कहता है कि हमारी फाइट तो खत्म हुई ही नहीं, बिकॉज What's up? I never yielded! And as you can see, I am not dead! तो बस एक बड़ी CGI बैटल के बाद ये दोनों अपने गिले शिकवे मिटाते हैं, क्योंकि अब तचाला ने किलमॉन्गर को स्टैब करके ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो तचाला उसको कहता है कि मैं तो मेरी जान बचा सकता हूं, लेकिन किलमॉन्गर कहता है कि क्यों, उससे क्या होगा, मुझ पर एक एहसान करो, मेरे रिमेन्स को वहीं भेजना जहां पर हमारे एंसेस्टर्स गए थे। और बस इसी के साथ किलमॉन्गर एक बहुत ही आइकॉनिक सीक्वेंस में अपनी जान खो देता है। इन सारी चीजों के बाद तचाला वकांडन बॉर्डर्स को दुनिया के लिए ओपन कर देता है, ताकि वो अपनी नॉलेज, अपना वाइब्रेनियम पूरी दुनिया के साथ थोड़ा बहुत बांट सके। इधर दूसरी तरफ नताशा को उसका दोस्त रिक मेसन एक पूरा क्विंजेट लाके देता है, और जब उससे पूछता है कि ये किस लिए है, तो नताशा उससे कहती है कि मेरी पहली फैमिली तो ठीक है, लेकिन अब मेरी दूसरी फैमिली को मेरी जरूरत है। इधर रोडी टोनी स्टार्क के साथ मिलकर अपनी फिजियोथेरेपी अंडरगो कर रहा है, तभी स्टैनली एक कैमियो के चलते टोनी स्टैंक को एक छोटा सा पार्सल देते हैं, जिसे
जिसे खोलने पर उसे स्टीव का एक मैसेज मिलता है जो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हमें हमारे रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए। मैं खुश हूं कि तुम एवेंजर्स फैसिलिटी में वापस आए क्योंकि तुम्हारा घर वही है, लेकिन फिर भी अगर टोनी को कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो बस इतना याद रखना कि ही इज जस्ट अ कॉल अवे। और वो टोनी स्टार्क को एक फोन देके जाता है जिसे टोनी हमेशा अपने पास रखने वाला है। इधर स्टीव रॉजर्स नताशा के उस क्विंजेट का इस्तेमाल करके सैम, क्लिंट, स्कॉट और वांडा को राफ्ट पे से रेस्क्यू करने जाते हैं। थंडरबोल्ट रॉस टोनी स्टार्क को फोन करके उसकी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी मजाक मस्ती में उसके कॉल को बस होल्ड पे डाल देता है। और ये कॉल तो होल्ड हो गया, लेकिन इनकी कहानी बिल्कुल भी होल्ड नहीं होने वाली क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। खैर अब जो भी होगा पता चल ही जाएगा तुम लोगों को अगले वाले में। कोशिश करूंगा बहुत जल्दी लाने की, लेकिन तब तक के लिए you know what to do।